दोस्तों नमस्कार। जब तक संसद में जाने की होड़ है, जब तक विधानसभा में जाने की होड़ है, एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे को गिराने के लिए तमाम हथकंडे अपनाकर, जब इतनी जबरदस्त लड़ाई है संसद और विधानसभा में जाने को लेकर, तो फिर इन दोनों जगहों की सत्ता छोड़ना कौन चाहेगा। जाहिर है इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र इसी आश्रय जीता रहा कि अगर यह सत्ता सब कुछ विधानसभा के भीतर समा गई या संसद के भीतर समा गई तो फिर सत्ता तो तानाशाह हो जाएगी। लेकिन यह कल्पना वाकई कभी किसी ने की ही नहीं। यहां तक कि जब संविधान बन रहा था उस वक्त संविधान सभा ने भी यह कल्पना तो नहीं की होगी कि इस देश के भीतर के वो तमाम संस्थान जो उस लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, उस लोकतंत्र की निगरानी करते हैं, उस निगरानी तंत्र को ही एक झटके में सत्ता अपने अनुकूल कर ले। यह कल्पना किसने की होगी। और शायद इसीलिए संविधान सभा में भी यह सवाल कभी उठा ही नहीं कि कोई राजनीतिक सत्ता इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लेगी या फिर तमाम संवैधानिक संस्थान सत्ता के अनुकूल काम करने लग जाएंगे। शायद इसीलिए बीते 10 वर्षों में आपने कभी भी केंद्र की सरकार को लेकर किसी करप्शन की आवाज को संसद के भीतर सुना नहीं होगा। और अब तो विधानसभा के भीतर भी बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती है, लेकिन जिक्र जब इस देश के सबसे बड़ी प्रीमियर वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन का होगा, उसमें सीएजी का जिक्र होगा, जो इस देश में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और कॉम्प्लायंस पर निगरानी रखती है। वो जानती समझती है कि इस देश में आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जो सत्ता के पास आता है, उस पैसे का गुलछर्रे कोई नहीं उड़ाए, और जो पैसा इस देश के खजाने में जाता है उसका भी सही उपयोग हो। लेकिन यह उपयोग नहीं हुआ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के जरिए कटघरे में खड़ा कर दिया गया और एक सीएजी रिपोर्ट का जिक्र लगातार होते चला आया। उस सीएजी रिपोर्ट के भीतर है क्या? क्या यह सीएजी रिपोर्ट सिर्फ एक परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें सीएजी में बैठे हुए अधिकारियों को लगा या खुद सीएजी को लगा कि इतना कुछ लाभ हो सकता था? तो यह स्थिति तो इस देश के भीतर 2014 से पहले इस देश में 2G स्कैम को लेकर भी हुई थी, जब 1,76,000 करोड़ का एक परसेप्शन डेवलप किया गया कि राजस्व का नुकसान हो गया। याद कीजिए, कोयला घोटाला, कोल ब्लॉक्स को जो बांटने का सिलसिला था वह भी तो उसी परसेप्शन के आश्रय जी रहा था। 1,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को हो गया। संसद के भीतर बवाल मच गया, हंगामा होने लगा और इस देश के भीतर मनमोहन सिंह सरकार की पूरी इमेज एक झटके में धराशायी हो गई। उस दौर में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम भी तो था। उस दौर में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर भी तो स्कैम था। एक लंबी फेरिस्त थी। सत्ता बदल गई, लेकिन उसी संसद के भीतर उसके बाद 2G स्कैम या कोल ब्लॉक्स को लेकर ना तो सरकार किसी को जेल भेज पाई और ना ही सीएजी जो उस वक्त विनोद राय थे वो ये कहने की हिम्मत जुटा पाए कि उन्होंने जो परसेप्शन बनाया था वो कागज पर नहीं हकीकत में है। उन्हें बाद में सॉरी कहना पड़ा। तो क्या वाकई इस देश के संस्थानों के जरिए एक बड़ा खेल इस देश में लोकतंत्र को धराशायी करके होता है? आज का दिन तो दिल्ली का है और आज का दिन उसके साथ ही सीएजी का भी है। और सीएजी के आश्रय आज का दिन इस देश के भीतर मोदी सरकार को लेकर क्या वाकई सीएजी ने कोई रिपोर्ट इस दौर में रखी या नहीं रखी, सब कुछ आज सुन लीजिए, जान लीजिए। यह इसलिए भी जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में लोकतंत्र के आश्रय जिन संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं के आश्रय संविधान की रक्षा और उसके तहत नियम कायदों का जिक्र जो होता है वो सब सिर्फ एक परसेप्शन कल तक था, अब वो पॉलिटिकल टूल्स में तब्दील हो गया है, राजनीतिक हथियार में बदल चुका है। आज रिपोर्ट रखी गई, 8 चैप्टर की रिपोर्ट है, लेकिन बहरहाल उस पर मत जाइए।
2 करोड़ 68 लाख का नुकसान हो गया। जो शराब की नीति थी, शुरुआत आज इसी से की जाए। और इसमें जो 4 महत्वपूर्ण आधारों को बताया गया कैसे यह नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई क्या मौजूदा बीजेपी सरकार यह कहकर कर पाएगी कि देखिए हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते और हम इतना वसूल लेंगे, और आपने नुकसान कर दिया। पहला पॉइंट था कि नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? दे देनी चाहिए थी। इसकी वजह से 941 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यानी म्युनिसिपल वार्ड जो नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड थे, उसमें दुकान क्यों नहीं खोला गया? उस समय याद कीजिए एक परिसीमन था, म्युनिसिपल वार्ड्स बढ़ रहे थे। क्यों नहीं खोला गया? एक परसेप्शन बनाया गया। सीएजी को लगा कि अगर वहां भी चीजें हो जाती तो शायद इतना मुनाफा और हो जाता, तो उन्होंने अपने हिसाब से निकाला 941 करोड़ 53 लाख। नंबर जहन में रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो बताया गया कि ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी कर सकती थी और टेंडर जारी करके वह कमा सकती थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और इसकी वजह से तकरीबन 890 लाख 15,000 करोड़ का नुकसान हो गया। यानी पहली हिस्से में 941 करोड़, दूसरे हिस्से में 890 करोड़। दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 1800 करोड़ के लगभग खेल हो चुका है। उसके बाद आया कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, उस समय ठेकेदारों को जो नियम कानून है उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ जाकर छूट दी गई और बड़ी तादाद में शराब बिकने लगी। और याद उस दौर को भी कीजिएगा, कोरोना काल में तो दिल्ली में जैसे ही शराब दुकान खुली, एक लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी। लोग घरों में कैद थे, शराब पीना चाहते थे, शराब पीने के लिए दुकानों में पहुंच गए, और उन सब के बीच ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध छूट दे दी गई। उस दौर में दिल्ली सरकार कह रही थी कि दरअसल राजस्व का नुकसान होगा। और इस देश की एक हकीकत तो पहले जान भी लीजिए, इसके साथ ही इस देश में शराब से होने वाला राज्यों को जो लाभ होता है, और इस देश में पेट्रोल बेचकर जो केंद्र और राज्यों को लाभ होता है, इसके अलावे कोई इकोनॉमी नहीं है जो राज्य और केंद्र को बचा सकती है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाला जो टैक्स होता है और शराब पर जो टैक्स होता है, जिसको आप जिस भी रूप में कीजिए, वह अपने तौर पर इतनी बड़ी तादाद में होता है कि हर राज्य की पूरी इकोनॉमी चलती है। तो वह भी आपने उस दौर में गड़बड़ी कर डाली, जो कि ठेकेदारों को नियम के खिलाफ जाकर छूट दे दी। तो उसकी वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और जो लोकल लाइसेंस धारक को उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट लेनी चाहिए थी, वह भी आपने नहीं ली। तो इसकी वजह से 27 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सब को जोड़िएगा तो आएगा 2 करोड़ 68 लाख रुपए। यही वो नुकसान है। और यही वहां से सवाल है, क्योंकि सवालों के बीच जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, पॉलिसी जो आपने बनाई बड़ी कमजोर थी। दूसरा, लाइसेंस प्रक्रिया में आपने गड़बड़ी कर दी। तीसरा, जो खास तौर से एक्सपर्ट जो विशेषज्ञों की राय थी, उसको जो सुझाव थे वो आपने नहीं माने। जो मनीष सिसोदिया उस समय थे, देख रहे थे डिपार्टमेंट, और डिप्टी सीएम थे, नहीं माने। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आपके लिए एक सवाल तो होगा ही, घोटाला कहां हुआ है, पैसा कहां पर है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जहन में रख लीजिए, जब आप पॉलिटिक्स के नियम कायदे पढ़ेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली सरकार ने टीआरएस के साथ समझौता किया। बीआरएस वही जो तेलंगाना में चुनाव हार गए, वह भी एक पॉलिटिकल तौर पे विकल्प इस देश में बनना चाहते थे। और उनकी सभा में 3 महत्वपूर्ण लोग गए थे इस देश से, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री विजयन आए थे। वो चाह रहे थे कि कांग्रेस से हटकर एक नई चीजें क्रिएट हो। लेकिन इस दौर में देखिए तो वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी, उनको भी जेल जाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, जमानत उनको भी मिल गई, जमानत इनको भी मिल गई। इस पूरी प्रक्रिया में कितने छापे पड़े, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सोचना शुरू कीजिए। क्या एक सीएजी इस देश के भीतर जब बनाई गई तो माना गया इस देश में कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जिस भी डिपार्टमेंट की होती है, वहां पर जो पैसा है
वो पैसा किस रूप में खर्च हो रहा है और उसको खर्च जो किया जा रहा है वो किस किस मद में खर्च किया जा रहा है। हम एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरह, क्योंकि उसका काम ही यही है, यही काम उसे करना है। लेकिन एक झटके में अचानक एक परसेप्शन की लड़ाई इस देश में स्कैम के जरिए जो 2012-13 में शुरू हुई, जब विनोद राय हुआ करते थे, इस लकीर को इस देश के भीतर क्या हर किसी ने माना? हर किसी का मतलब यह है कि हमारी टीम ने कहा बता डालिए। विनोद राय के बाद शशिकांत शर्मा आए, 2013 से 2017 तक सीएजी रहे। उसके बाद राजीव महर्षि आए, 2017 से 2020 तक रहे। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू आए, जो 2020 से 2024 तक रहे। और फिर नवंबर 2024 में संजय मूर्ति आए हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, विनोद राय के वक्त में इस देश में जितनी भी सीएजी रिपोर्ट बनाई जाती थी, राज्यों से हटकर केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट को लेकर, उसके बाद के किसी भी सीएजी ने इस देश में केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार के डिपार्टमेंट्स को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। और हर रिपोर्ट चूंकि इस देश के भीतर में टेबल की जाती है, पार्लियामेंट के भीतर, तो आपको यह जानना होगा कि दरअसल ऐसी कौन सी स्थिति थी मौजूदा वक्त में सीएजी ने किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर मोदी सरकार के ऊपर कभी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं। यह कौन सा खेल है? लेकिन उस खेल से पहले हमें लगता है एक क्षण के लिए दिल्ली को लेकर जो बीजेपी के मंत्री एमएलए हैं और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के आंदोलन के वक्त से जुड़े हुए गोपाल राय हैं, दोनों की बात एक साथ सुन लीजिए, तब वो खेल खुलेगा कि इस देश के भीतर लोकतंत्र, संविधान, नियम, कानून का राज और इन सब से हटकर पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संवैधानिक संस्थान कैसे काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लाख कोशिशों के बाद कैग रिपोर्ट भी सामने आई और उनके घोटाले की जानकारी भी सामने आई। इस घोटाले का पता चला कि किस तरह से 4 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को, उनके दोस्तों को फायदा हुआ। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने इस पॉलिसी में 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन की और ये जस्टिफिकेशन दी उसकी कि क्योंकि लेबोरेटरी में से शराब का टेस्ट कराना होता है, इसलिए 7% कमीशन बढ़ा दी जाए। यह भी समझ में आया कि किस तरह पहले 111 लोग शराब का कारोबार करते थे, उसकी जगह से अब कम करके 14 लोगों को मोनोपोली बनाकर काम दिया गया और वो भी तीन लोगों को जो काम दिया वो 72% 3 लोगों के पास काम था। उनमें से 2 लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में बंद थे। यह भी सामने आया कि जो शिकायतें थी 14 लोगों के खिलाफ, उन शिकायतों को ये कह के दरकिनार कर दिया गया कि अभी समय नहीं है पढ़ने का, टाइम बहुत कम है इसलिए इनको काम दे दिया जाए, और 12 लोगों को उसमें से काम मिल गया। यह भी समझ में आया कि किस तरह से जिनके पास होलसेल थी, रिटेल थी और मैन्युफैक्चरिंग थी, तीनों काम एक ही आदमी को दिए गए, जबकि पॉलिसी में स्पष्ट लिखा था कि जो मैन्युफैक्चरर होगा या रिटेलर होगा वो होलसेलर नहीं हो सकता, या होलसेलर होगा वो दोनों बाकी काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तीनों काम एक एक आदमी को दिए गए क्योंकि वो दोस्त अरविंद केजरीवाल जी के थे। ये 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। वैसे दिल्ली ही नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि शीश महल जिसका जिक्र हुआ, उसके भीतर क्या वाकई सोने का कमोड था या नहीं था। यह देश देखना भी चाहता है या सिर्फ यह शोर था। क्योंकि इस दौर में अगर कैग की रिपोर्ट शराब नीति को लेकर पैसों के हेरफेर को ना बता पाए, और पैसा इस दौर में कहीं है ही नहीं, एक परसेप्शन के जरिए एक बुलबुला तैयार कर लिया गया। और उसके साथ साथ इस दौर में दिल्ली को लेकर जो 14 और पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट का जिक्र है एक क्षण के लिए, उसको भी आप समझ लीजिए, तब इस दिशा में जाएंगे इस देश के भीतर मोदी सरकार कैसे बच जाती और उसके खिलाफ कभी कोई बात आती क्यों नहीं है। दिल्ली को लेकर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट पर एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखी गई। दिल्ली परिवहन निगम की वर्किंग यानी कामकाज पर भी सीएजी ने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई, वह भी नहीं रखी गई।
डीटीसी में जो कामकाज होता है उसको लेकर भी सीएजी ने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई, वह भी नहीं रखी गई। दिल्ली में जो शराब आपूर्ति के परफॉर्मेंस क्या रहा, इसको लेकर भी सीएजी ने काम किया, वह भी रिपोर्ट नहीं रखी गई। इस देश के भीतर दिल्ली राजधानी है, तो यहां पर जो वाहनों से जो वायु प्रदूषण होता है और हॉर्न बजाने से जो शांति भंग होती है, इस पर भी एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई, जो नहीं रखी गई। 31 मार्च 2021 के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर, जिन बच्चों को राज्य अपने तौर पर देखता, उनको लेकर भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई, नहीं रखी गई। 2020-21 में रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सेक्टर पर एक पीएसयू की रिपोर्ट बनाई गई थी, जो नहीं रखी गई। इसके अलावे 2021, 2022, 2023 में फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट थी, नहीं रखी गई। इस देश के भीतर में हर राज्य में बजट रखा जाता है जिसमें तमाम बातों का जिक्र होता है, लेकिन आज हम सिर्फ सीएजी का जिक्र कर रहे हैं। और यह भी बताया गया कि 21-22 में अकाउंट फाइनेंस जो था स्टेट का, 2022-23 में जो फाइनेंस अकाउंट था और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, वो 2022-23 और 21-22 का नहीं रखा गया। आप कहेंगे वाकई बड़ा करप्शन हुआ है। इस देश के भीतर में जिन रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया, वो इस देश के भीतर हर राज्य जब बजट रखता है उसमें पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। बावजूद इसके अच्छी बात है कि सीएजी ने बड़े महीन तरीके से हर आंकड़े पर काम किया है। अब आइए, असल खेल यहीं से शुरू होता है। इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को लेकर सीएजी ने कितनी रिपोर्ट दी, यह आपको जानना चाहिए। 2014 से पहले अगर एवरेज रिपोर्ट 100 रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर होती थी, तो 2015 में वह एक झटके में 55 पर आ गई। 2016 में एक भी रिपोर्ट नहीं रखी गई। 2017 में 8 रिपोर्ट रखी गई। 2020 में 14 रिपोर्ट रखी गई। 2023 में उसके बाद का आंकड़ा बतलाता है तकरीबन 21 रिपोर्ट रखी गई। और उसके भी बाद का आंकड़ा बतलाता है 2022-23 में जो रिपोर्ट रखी गई वह भी लगभग 11, 12, 13 इसी रूप में थी। तो आप कहेंगे रिपोर्ट तो रखी जा रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिपोर्ट कैसी रखी जा रही है, इसको बकायदा सीएजी ने अपनी साइट पर निर्धारित किया। आपको जानकर हैरत होगी, 2024 में सिर्फ 4, 5, 6 रिपोर्ट रखी गई, जिसमें 3 सिक्किम की है, 3 तेलंगाना की है, 4 तेलंगाना की है, 3 सिक्किम के। इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को लेकर आखिरी रिपोर्ट 10 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई थी, लेकिन वो क्या था? वो दरअसल था उड़ान यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ उड़े देश का आम नागरिक। इसको लेकर एक रचना जो की गई थी मंत्रालय के जरिए, उस पर काम हुआ था और कहा गया था कि देखिए इस पे कैग ने एक रिपोर्ट बनाई है। हमने भी कहा यह अच्छी बात है। इसके अलावे जब परखना शुरू हुआ यूनियन गवर्नमेंट ने इससे पहले किस इलाके में, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम पर एक रिपोर्ट बना दी। मैक्सिमम रिपोर्ट रेलवे को लेकर रखी, कुछ कस्टम को लेकर रखी, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर रखी। अपने अपने तरीके से सरकार ने यह रिपोर्ट बनाई, जिसको पढ़कर आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश का कोई भी मंत्रालय, उसके भीतर की गड़बड़ी किसी को भी लेकर कैग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार किया था। आप कहेंगे वो एक बार क्या था, तो वो तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह अगस्त 2023 में रिपोर्ट रखी गई थी, जब यह बताया गया था पहली बार की द्वारका एक्सप्रेस जो गुरुग्राम के बीच और द्वारका के बीच बन रही है 29 किलोमीटर की, उसमें प्रति किलोमीटर 250 करोड़ 77 लाख रुपए का खर्च आ गया। हंगामा मच गया था, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने सिर्फ 18 करोड़ 20 लाख का जिक्र किया था, और यह 250 करोड़ 77 लाख यानी 29 किलोमीटर का खर्चा 7,287 करोड़, जबकि होना चाहिए था 527 करोड़। वो आखिरी रिपोर्ट थी जिसमें नितिन गडकरी जी फंसते हुए दिखाई दिए। देश में सरकार के गवर्नेंस को लेकर उंगली उठने लगी, और उसके बाद यह आवाज आई क्या वाकई देश के अलग अलग मंत्रालयों के भीतर भी कहीं ऐसा ही खेल तो नहीं है। लेकिन सीएजी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, इस देश के मंत्रालय को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दी। यहां आप पूछ सकते हैं, और आपके जहन में यह सवाल होना भी चाहिए कि जनाब, जब किसी मंत्रालय में कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे आती?
बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस देश में इस दौर में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के जरिए सरकार के मंत्रालयों का काज कैसे निजी हाथों में दिया गया और निजी हाथों में देने के साथ साथ जो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा था, उस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जहां जहां सरकार को लगा कि कुछ हिस्सा बेचना है, उस हिस्से पर कैग ने रिपोर्ट दे दी। और वो हिस्सा चाहे एनएचएआई से जुड़ा हुआ हो, राष्ट्रीय इस्पात निगम से जुड़ा हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हो, या कुछ पीएसयू से जुड़ा हो जो कि बेचे गए, उसको लेकर सीएजी यानी सरकार ने जिस पे चाहा कि कैग की रिपोर्ट आ जाए जिसके बाद वह उसको बेच पाए, उस पे कैग की रिपोर्ट आ गई। इसके अलावे यह सवाल अब किसी के जहन में भी होना चाहिए कि वो कौन कौन से कैसे कैसे क्षेत्र थे। सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखला देते हैं। याद कीजिए 2021-22 में सरकार ने कहा था 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे और वह मोनेटाइजेशन के जरिए कमाएंगे। और उस वक्त इस बात की जानकारी दी गई कि इस देश के भीतर के जो अलग अलग मंत्रालय हैं वहां से यह कमाई होगी और वो काम प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाएगा। मसलन सड़क के क्षेत्र में 1,60,000 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। रेलवे में 1,52,000 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। पावर ट्रांसमिशन में 45,200 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। पावर जनरेशन में 39,000 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। नेचुरल गैस पाइपलाइन में 24,462 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। टेलीकॉम में 35,000 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। वाटर हाउसिंग में 28,900 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। यहां जब हम वाटर हाउसिंग कह रहे हैं तो कैग ने इस पे एक रिपोर्ट बनाई थी और जैसे ही वो रिपोर्ट आई उसके तुरंत बाद कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। कहा गया जी सरकार इसमें असफल है और सरकार प्राइवेट सेक्टर के जरिए कमाई करेगी। माइनिंग में 28,747 करोड़ का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। एविएशन के क्षेत्र में भी जहां पर अडानी के हिस्से में एयरपोर्ट्स गए वहां पर भी 20,782 करोड़ रुपए का जिक्र उस मोनेटाइजेशन के हिस्से में आता है। पोर्ट्स जो दिए गए, जो पीएसयूज के तहत यानी सरकार के जो पोर्ट्स थे वो जो दिए गए पोर्ट किंग को 12,828 करोड़ रुपए दिए गए। इस देश के कुछ स्टेडियम्स दिए गए प्राइवेट सेक्टर में 11,450 करोड़ रुपए। जो अर्बन रियल एस्टेट का पूरा खेल है उसमें 15,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। आप कहेंगे कि सरकार ने यह प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। हमारा सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि सीएजी ने जो बजट के तहत इस देश के भीतर मंत्रालयों के हिस्से में जो बजट जाता है उस बजट के तहत उनको जो काम करना होता है उस काम को वो नहीं करके वो बेचने की प्रक्रिया में आया और देश को लाभ हो रहा है ये बताया गया। प्राइवेट सेक्टर को कैसे लाभ हो गया ये नहीं बताया गया। अगर सरकारी तौर पे काम होता तो कितने में काम होता और प्राइवेट सेक्टर ने कितने में काम किया ये सब कुछ नहीं बताया गया। इसका असर ये होता है कि इस देश के भीतर में जो पहला काम इस देश में चल रहा था उसमें जो 6 लाख करोड़ का खेल था उसमें सबसे ज्यादा काम रोड में, ट्रांसपोर्ट में, हाईवे सेक्टर में, कोल सेक्टर में, सब कुछ महंगा हो गया। यानी जहां पड़े पांव वहीं पर बंटा धार। तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उसने कमाने के लिए ही तो अपने पास ली थी सारी चीजें, लेकिन उस पर कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई। सवाल अब इसके आगे का है। मान लीजिए पुरानी सारी चीजें हम मिटा डालते हैं तो सरकार तो एक कदम और आगे बढ़ गई और जो जानकारी आई उसमें नीति आयोग को भी लगा दिया गया कि अब आप पूरे ग्राउंड वर्क कीजिए, हर राज्य में जाइए। अब तो तमाम जगहों पर हमारी ही सरकार है और जो हमारे मंत्रालय हैं वहां पर जो काम है उस काम के तहत उनको हमारे साथ जोड़िए और बताइए कि कितनी कमाई हम कर सकते हैं। लेकिन उस कमाई को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट आनी चाहिए ना पहले राउंड में आई ना दूसरे राउंड में आएगी। ये दूसरा राउंड जो है 2025 के अप्रैल से शुरू होगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि पुराने फाइनेंशियल ईयर का डाटा जो निकल कर आया उसमें बताया गया कि तकरीबन जो 6 लाख करोड़ का कमाई होनी थी उसमें लगभग 5,40,000 करोड़ की कमाई उसमें हो गई है। और इस सारी कमाई अब आखिरी दौर में है। तो इस दौर में एनएचएआई जो नेशनल हाईवे है उसको लेकर बड़ा काम चल रहा है और इसीलिए एक झटके में 23,000 करोड़ रुपए वहां पे प्राइवेट सेक्टर के जरिए बढ़ा दिए गए। इतनी कमाई हो जाएगी। पहले 1.67 लाख करोड़ था, अब बढ़ा के 1.90 लाख करोड़ हो गया है।
यानी इस देश के भीतर में जो पूरे राजस्व को चूना जो है वो कैसे प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो, और जहां शिफ्ट ना हो वहां पर जनता पर प्राइवेट सेक्टर का बोझ कैसे पड़े और सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और सीएजी कोई रिपोर्ट दे ही नहीं, क्योंकि जो हमने पूरी लिस्ट आपको बताई उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक ही मंत्रालय निकल कर आया जो मुश्किल में गुरुग्राम और द्वारका के बीच जो सड़क बनाने का था, क्योंकि तमाम मंत्रालयों का जो पूरा बजट रहता है उस बजट का एवरेज 35 से 45% हिस्सा सरकार के प्रचार प्रसार पर चला गया, और वह भी उस मंत्रालय से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री के जरिए जो पोस्टर देश भर में चिपका होते हैं वो तमाम चीजों पर खर्च हो गया। तो सीएजी को तो रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, सीएजी ने रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए अब यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले वक्त का आंकड़ा ये 6 लाख करोड़ जो था, जो 2021-22 में शुरू हुआ, 2025 के मार्च तक का ये खत्म हो रहा है, इसके बाद का आंकड़ा लगभग दुगने का होने वाला है। अब उसके जरिए जो माना जा रहा है पावर ट्रांसमिशन की मिनिस्ट्री होगी, माइनिंग की मिनिस्ट्री होगी, पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री होगी, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खुलेगी, लेकिन इन मंत्रालयों के भीतर को लेकर कोई कैग की रिपोर्ट आएगी नहीं जिसको पार्लियामेंट ले जाया जाए, टेबल किया जाए। तो फिर लौटिए दोबारा दिल्ली को लेकर, दिल्ली के भीतर भी क्या ये परसेप्शन की लड़ाई लड़ी गई, और इस परसेप्शन के आश्रय इस देश के भीतर जो सीएजी अपनी रिपोर्ट्स में बतलाती है कि हमने किस किस राज्य में कितनी कितनी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट को लेकर कोई भी रिपोर्ट आपको कभी भी बेचैन करेगी नहीं कि अच्छा आपने ऐसी रिपोर्ट दे डाली। मसलन मार्च के महीने में 2023 यूनियन गवर्नमेंट को लेकर कैग किस पे काम कर रही है? आईटी ऑडिट ऑफ सीबीआईसी एसीईएस जीएसटी एप्लीकेशन, यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, ये एक रिपोर्ट आती है। उसके बाद मार्च में एक और रिपोर्ट आती है, यह भी इकोनॉमिक सर्विस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, कॉम्प्लायंस ऑडिट ऑब्जर्वेशन है। यानी मंत्रालयों के अपने बजट को लेकर जो इससे पहले इस देश के भीतर जो निर्णय होते थे या पॉलिसीगत तरीके से जो निर्णय होते थे वह भी गायब हो गए। दिसंबर 2022 कॉम्प्लायंस ऑडिट ऑन यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कस्टम ईयर ऑफ द मार्च एंड 2021। अब कैसी कैग की रिपोर्ट इस दौर में क्यों डाइल्यूट हो गई, और पूरा का पूरा इस देश के भीतर लोगों से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय जो कामकाज था कहां गायब हो गया? तो ऐसे में दिल्ली की यह रिपोर्ट जो सीएजी की है, इसमें आपको कहीं पैसा दिखाई नहीं देगा, परसेप्शन दिखाई देगा, और उसके जरिए इस देश में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को तय करता हो वह भी अगर डाइल्यूट हो जाए तो आप ये मत कहिएगा कि ईडी के रास्ते पर सीएजी है, आप ये कहिएगा कि विधानसभा और संसद के भीतर लोकतंत्र को मत खोजिए। वह एक बुलबुले में तब्दील हो गया है, और वो बुलबुला कैसे फोड़ा जाए इसको भी सत्ता जानती है, वो बुलबुला कैसे बनाया जाए इसको भी सत्ता जानती है। यही खेल है इस देश के भीतर के हर उस रिपोर्ट का जो कि करप्शन होते हुए भी करप्शन के दायरे में नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।